साथियों, एक बार फिर आप सबका स्वागत है हमारे दूसरे कार्यक्रम में, जो बाल साहित्य। मैंने जैसे आपसे कहा, साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार तो देती है और उसके प्रकाशन और उसकी व्यवस्था करती है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि कई बार ये लग सकता है कि बाल साहित्य क्या, बाल साहित्य बातों, बट मुझे लगता है एक बहुत जरूरी हिस्सा है। वही निर्माण करता है आगे चल के जो साहित्य प्रेमी या लेखक हमारे बीच में होते हैं, और एक नई प्रक्रिया जो जीवन में होती है उसके लिए बहुत सहयोगी भी होता है, जरूरी भी होता है। और एक पूरी परंपरा रही है हमारी सभी भारतीय भाषाओं में बाल साहित्य लेखन की, और सारे बड़े लेखक हमारे जुड़े भी रहे, चाहे हम हिंदी साहित्य की बात करें तो प्रेमचंद से लेकर सभी लोग। तो आज बाल साहित्य कार्यक्रम हम बस शुरू करेंगे, और मैं अपने आज के जो हमारे मेहमान हैं, अतिथि हमारे जो लेखक हैं, उनके बारे में आप सबको बताना चाहूँगा। आज कार्यक्रम जो है हमने पर चर्चा रखी है उसी बाल साहित्य पर, उसकी क्या स्थिति है पर बातचीत के लिए। तो उसकी अध्यक्षता करेंगे दिव्य रमेश जी, और हमारे जो भाग ले रहे हैं उसमें अपने विचार व्यक्त करने के लिए वो प्रकाश कश्यप जी हैं, रजनीकांत शुक्ल जी हैं, ऋषिराज जी हैं और सूर्यनाथ सिंह जी हैं। तो मंच तैयार है, तो मैं बहुत आदर के साथ पहले बुलाता हूँ आदरणीय दिव्य रमेश जी से अनुरोध करूँगा कि मंच पर आएं, और ओम प्रकाश कश्यप जी, रजनीकांत शुक्ल, ऋषिराज जी और सूर्यनाथ सिंह जी से भी अनुरोध होगा कि कृपया मंच पर पधारें। और जो लोग हमारे आसपास हैं, मैं चाहूँगा कि एक विचार विमर्श होगा जो बाल साहित्य पर, वो बहुत महत्वपूर्ण है हम सब के लिए, चाहे हम बड़े हैं चाहे छोटे हैं। तो ये पूरा एक हमारे सामने एक स्थिति रखेगा, वर्तमान साहित्य किस तरीके से है, किस तरह की ज़रूरत है और आगे इसको किस दिशा में बढ़ना चाहिए। जब तक मैं अपने साथियों का परिचय देता हूँ, जब तक हमारे जो दो और साथी हैं वो भी हमारे साथ जुड़ जाएंगे। तो आदरणीय दिव्य जी किसी परिचय के मोहताज नहीं है, हम सब जानते हैं, बहुत वरिष्ठ लेखक हैं, साहित्यकार हैं और बाल साहित्यकार भी हैं। तो आप केवल हिंदी कवि, अनुवादक और बाल साहित्यकारी नहीं, जो एक पूरा जो हमारा एक वैभव है हिंदी साहित्य का, उनके अंदर वो हम महसूस करते हैं, उनके लेखन से, उनकी उपस्थिति से। तो बहुत खुशी का क्षण है कि वो चर्चा का अध्यक्षता कर रहे हैं हमारे साथ, और उनकी 80 से ज़्यादा किताबें प्रकाशित हैं। यहाँ उनके नाम गिनाना तो संभव भी नहीं है, और बहुआयामी व्यक्तित्व के मालिक हैं वो। उसी तरह की उनकी किताबें हैं, उसमें कविता हैं, काव्य नाटक हैं, साहित्य है, आलोचना है, शोध शामिल है। और साहित्य अकादमी के बाल साहित्य पुरस्कार के अलावा भी आपको सोवियत जो नेहरू पुरस्कार है, जो उसका बहुत प्रतिष्ठित पुरस्कार, वो भी सम्मान प्राप्त है, और अनेकों सम्मान से आप नवाजे गए। तो एक बार जोरदार तालियों से हम स्वागत कर लें अपने अध्यक्ष महोदय दिव्य रमेश जी का। हमारे साथ बैठे हैं ओम प्रकाश कश्यप जी। ओम प्रकाश कश्यप जी बहुत प्रसिद्ध हिंदी लेखक हैं। उनके लगभग 45 उपन्यास, काव्य, नाटक और बाल साहित्य और आलोचना की पुस्तकें प्रकाशित हैं। हिंदी अकादमी पुरस्कार और उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान पुरस्कार से आप नवाजे गए हैं। तो आपका भी बहुत सम्मान और स्वागत है ओम प्रकाश कश्यप जी। ऋषिराज जी हैं हमारे साथ बैठे हुए। ऋषिराज जी एक प्रसिद्ध हिंदी लेखक हैं और दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन में आप संयुक्त महाप्रबंधक पद पर कार्यरत भी हैं। आपने कैलाश मानसरोवर यात्रा पर एक किताब जो पहली लिखी 2012 में, उसकी काफ़ी चर्चा रही और काफ़ी उसको प्रशंसा मिली। अब तक आपकी लगभग 25 पुस्तकें प्रकाशित हैं। उन्होंने देशभक्ति और पर्यटन विषयों पर 200 से अधिक किताबें लिखी हैं। और एक अच्छी बात और है ऋषिराज जी की, वो जो हमारे वीर सिपाही हैं, सैनिक हैं, उन पर किताबें लिख के उनको बांटते हैं। हमारे कई कार्यक्रमों में उन्होंने उन किताबों को बच्चों के लिए उपलब्ध कराया है। तो वो उनका एक सम्मान है उनके प्रति, वो जो समय समय पर प्रदर्शित करते हैं। हमारे बाकी साथी भी हमारे साथ सेंटर पर आ जाओ, सूर्यनाथ सिंह जी भी आ गए हैं और जी भी।
रजनीकांत शुक्ला जी प्रसिद्ध बाल साहित्यकार हैं। आप उन्हें आपकी कवर कर रहे हो, रचनाएं पूरा कर रहे हो। अनेक प्रतिशत पत्रिकाओं में लगातार छपती रहती हैं। आकाशवाणी दूरदर्शन पर भी आप लगातार लिखते हैं और उनकी कई बाल रचनाएं जो हमारे विद्यालय के पाठ्यक्रमों में भी शामिल हैं। उन्होंने बहुत लंबे समय तक जो 26 जनवरी पर जो भी बच्चों को पुरस्कार दिए जाते हैं उन पर काम किया है और एक बार सामने देखेंगे और वो लिखी है सर। और बाल साहित्य के क्षेत्र में उनको अनेक पुरस्कार प्राप्त हैं, तो मैं उनका भी स्वागत करता हूँ जी का भी। सूर्यनाथ सिंह जी हैं हमारे साथ, प्रसिद्ध हिंदी लेखक हैं, बाल साहित्यकार भी हैं। आपके 4 उपन्यास, 3 कहानी संग्रह, 5 विज्ञान उपन्यास और 2 बाल कहानी संग्रह प्रकाशित हैं। आपको साहित्य अकादमी का बाल साहित्य पुरस्कार कई सम्मान प्राप्त हैं। हाल ही में उनकी एक और किताब साहित्य अकादमी से जल्दी आने वाली है बाल साहित्य की, तो उनका भी स्वागत है नरसिंह जी का। तो साथियों, आप मैं ये अध्यक्षता कर रहे आदरणीय विवेक रमेश जी को दूंगा। उससे पहले जो हमारा एक परंपरा है स्वागत की, उसके लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ साहित्य अकादमी जो सचिव शर्मुखा जी को कि वो अंग वस्त्र पहनाकर विधिवत हमारे सभी उपस्थित पहले आदरणीय विवेक रमेश जी। मेरा तुम भी नहीं होगा, मेरी हाइट नहीं। भाई आप सेंटर पे हो, थोड़ा सा नीचे हो जाओ ना। ओम प्रकाश कश्यप जी, थोड़ा सा साइड हो जाओ भाई, अब तो हो जाओ। रजनीकांत शुक्ल जी, साइड से कर लो ना, साइड से यहाँ से कर लो। अब पूरे फ्रेम में हो, पूरा फ्रेम है तो पूरा ब्लॉक हो रहा है भाई, हमारा ब्लॉक है, वही मैं कह रहा हूँ। हाँ, यहाँ से पकड़ लो आप। और सूर्यनाथ सिंह आइए सर, आदि एक और साथ यस, कैमरा फेस करेंगे भैया, कैमरा पीछे करो। पीछे आना भाई, क्या नाम है इनको खड़े रखना, पहले पीछे आना, वेट करना जी, वेट हो गया भाई। भाई अब तो हट जाओ। अरे भाई हट जाओ तो यार, वेट हमारा भी वेट करवा दे। वेट करो सर, एक भाई प्रहलाद हटियो, प्रहलाद बाबा हो गया। चलो ठीक है हो गया सबका। धन्यवाद। 45 मिनट का समय है और हम 5 साथी रहेंगे, तो मैं से आप संचालन के लिए कहता हूँ। 5 से 7 मिनट होंगे अपनी बात रखने के लिए सभी को, और बाद में अगर संभव होगा और समय बचेगा तो हम आप लोगों के कुछ सवाल और कुछ भी इस तरह की चीज़ें होंगी तो उनको भी शामिल करने की कोशिश करेंगे। तो मैं अब मंच आदरणीय विवेक रमेश जी को सौंपता हूँ, वो क्रमशः लोगों को बुलाएंगे और उसके बाद अगर समय होगा तो हम बात करेंगे। सेंटर ना ले लेंगे यार, सेंटर लेंगे भाई। भाई फ्रेम दे दो यार। ये भाई नहीं देगा ना। आप सबका अभिनंदन, नमस्कार। साहित्य अकादमी का बहुत बहुत आभार। भाई हट जाओ अब। उन्होंने आज इस लेखक मंच पर बाल साहित्य के ऊपर चर्चा रखी है और ये बहुत ही बड़ी खुशी है मुझे तो निजी तौर पर भी और सबको हुई कि लेखक मंच में जो हमारे भागीदार साथी हैं जो सामने बैठे हैं उनकी संख्या भी बहुत अच्छी खासी है और उनमें भी बहुत महत्वपूर्ण साहित्यकार उपस्थित है।
ऐसे साहित्यकार भी जो बाल साहित्य में भी बहुत बड़ा हस्तक्षेप रखते हैं। रजत पुष्पा सिंह है और बहुत सारे लोग मैं देख सकता हूँ जो अभी तक होंगे। मंच तो ऐसा है जिसका परिचय दिया गया है। खुद मैं अभिभूत हूँ कि ये सभी मेरे साथी हैं और बहुत प्यारे साथी हैं, बहुत महत्वपूर्ण साहित्यकार हैं और बाल साहित्य में भी इनका बहुत बड़ा हस्तक्षेप है। मैं इस शैली में इसलिए बात कर रहा हूँ मित्रों कि बहुत दिनों तक ये समझा जाता रहा और आप भी शायद कुछ लोग समझते होंगे कि बाल साहित्य कोई साहित्य की केंद्रीय विधा नहीं है। मैं आज के संदर्भ में कह रहा हूं और आज ये पूरे विश्व में मान लिया गया है कि वेस्टों का साहित्य हो या बाल साहित्य हो, वो बुनियादी तौर पर उसके पाठक कौन हो इसका ध्यान रखते हुए वो सबका है। बाल साहित्य भी सबके लिए है। आज जब मैं कह रहा हूं तो उसका अर्थ यह है कि अगर आज के उत्कृष्ट बाल साहित्य के पास आप जाएंगे तो पाएंगे, अब मैं पुरानी शैली में कहूं तो जितना सुसंस्कृत वो बालकों को कर सकते हैं, बच्चों को कर सकते हैं, उससे कम बड़ों को नहीं करेंगे। ऐसा बाल साहित्य आज उपलब्ध है हिंदी में। आप सब जानते हैं कि बाल साहित्य की शुरुआत आधुनिक काल में शिक्षा जगत से हुई थी, पाठ्य पुस्तकों के रूप में हुई थी, सीखने सिखाने के लिए हुई थी। पंचतंत्र भी सीखने सिखाने के लिए ही बुनियादी तौर पर लिखा गया था। ये तो बहुत बाद में शायद 1891 में जब जोगिंद्रनाथ सरकार ने हांसी और खेला लिखा तो रविंद्रनाथ टैगोर ने, मैं बंगाल की बात इसलिए कर रहा हूँ कि वहाँ पर ये धारणा है कि कोई साहित्यकार अगर बाल साहित्य सृजन नहीं करता तो बड़ा साहित्यकार भी वो नहीं कहला सकता। उन्होंने कहा था हंसी और खेला को देख पढ़ करके कि ये है बाल साहित्य जो बच्चों का अपना है, जो बच्चों के लिए नहीं बच्चों का है। ये के लिए और का जो अंतर है वो समझना चाहिए। जब के लिए होता है तो आप थोड़ा अपने आप को बड़ा समझ करके ये सोच के मुझे ही सिखाना है, मुझे ही उपदेश देना है, मुझे ही सब कुछ मैं कहूँगा तो ये बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा, वो के लिए होता है। और बाल साहित्य जब बच्चों का होता है या वेस्टों के साहित्य में भी जब बड़ों का होता है तो वो एक तरह से आपका होकर के सबका होता है। उसका अर्थ ये होता है जो आज के, मैं बहुत समय ज़्यादा नहीं लूँगा क्योंकि समय बहुत कम है और बहुत मैं खुद लालायित हूँ उत्सुक हूँ सुनने के लिए सूर्यनाथ जी को, ऋषिराज जी को, ओम प्रकाश कश्यप जी को, ऋषिकांत शुक्ल जी को, कि आज उपदेश देने का समय बाल साहित्य से खत्म हो गया। क्योंकि आज बालक के प्रति भी जो व्यवहार है, जो स्वीकृत व्यवहार है, वो है बच्चे को मित्र समझो, दोस्त समझो। दोस्त समझेंगे तो आप उसका विश्वास जीतेंगे, विश्वास जीतेंगे तो वो आपको सब बताएगा, जिसको ना बताने से वह अवसादग्रस्त हो जाता है, आत्महत्या तक करना चाहता है और कुछ भी इस तरह की चीज़ों में भटक जाता है कि मैं अगर ये बताऊंगा तो पता नहीं मेरे साथ क्या होगा। दोस्त अगर एक बार हो गया तो सब कुछ बताएगा। तो आज का बाल साहित्य बालक को दोस्त मान करके लिखा जाता है और क्योंकि बड़े लिख रहे हैं तो उनके पास अनुभव है, दृष्टि है, कुछ देना चाहते हैं, कुछ समझाना चाहते हैं, पुराने शब्दों में, शब्दावली में कुछ शिक्षा देना चाहते हैं, कुछ संस्कार देना चाहते हैं। आज वो शब्दावली तो हट गई। आज का बाल साहित्य समझ को साझा करता है, ये साझा शेयर करना, ये मित्रता है। मित्रों, मैं तो दक्षिण कोरिया में था तो सोपा वांगजुंग को देख के चौंका, जिन्होंने अपने, जब उनकी सोसाइटी तो ऐसी थी जहाँ पर वही धारणाएं थी कि कुछ भी हो बड़े का
की बात माननी है। छोटे को बड़े के सामने बोलना ही नहीं है, चुप जाके अपना काम करो। आज का जमाना होगा तो कहेंगे ये जा देख ले, टीवी देख ले, कुछ भी कर ले, मुझे नहीं। उन्हें कहा नहीं, बच्चा दोस्त है, बच्चा साथी है और बच्चे के अधिकार होते हैं। आप बच्चे के लिए अच्छे स्कूल खोलते हैं तो एहसान नहीं करते बच्चे पर, वो बच्चे का अधिकार है। बच्चे को अच्छा खाना मिलना चाहिए, ये बच्चे का अधिकार है। ये समझ दी गई थी और आज मुझे खुशी है कि आज का बाल साहित्यकार अपने उत्कृष्ट लेखन में इस समझ को सामने ला रहा है। एक बात। दूसरी बात यह है कि अगर पूरे बाल साहित्य को आप देखेंगे तो वहाँ पर उपयोगी बाल साहित्य ही मिलता है। ये मैं अपनी तरफ से शब्द बता रहा हूँ। यहाँ पर सूचनात्मक बाल साहित्य ही मिलता है और यहाँ रचनात्मक बाल साहित्य ही मिलता है। उपयोगी में जहाँ सीधे से तथ्यात्मक जो चीज़ें होती हैं उनको बताया जाता है ताकि वो जानकारी पूर्ण होता है। और इसी प्रकार से जो रचनात्मक होता है वो फिर अगर कहानी है तो कहानी की शर्तों पे होता है। आप देखिए, मैं सिर्फ संक्षेप बताऊं, बहुत सारे जिंगल आपने सुने, किसी साबुन का विज्ञापन सुना, किसी और का अपना, बहुत सुंदर संगीत तरीके से बद्ध होता है वो, है ना। उसके शब्द है बड़ा गा करके भी सुनाया जाता है, आहा कैसा लक्ष्य है साबुन वगैरह वगैरह, लेकिन उसको आप रचना नहीं कहते। केवल फॉर्म में अपने आप को थोप देना ही रचना नहीं है। उस फॉर्म की जो अपनी जरूरतें हैं, अपनी कहानी क्या है, कविता क्या है, नाटक क्या है, और आज को बाल साहित्य में संस्मरण है, आज बाल साहित्य में पहेलियाँ हैं, आज बाल साहित्य में दोहे तक लिखे जा रहे हैं, गजल तक लिखी जा रही है काव्य रूपों में, नाटक उपन्यास वगैरह तो हैं। तो इतना विविधतापूर्ण बाल साहित्य है और आज रचनात्मक बाल साहित्य बहुत अधिक लिखा जा रहा है। और साथ ही साथ इधर बहुत सारे हमारे ऐसे उत्कृष्ट लेखक आ गए हैं जो विज्ञान कथाएं लिख रहे हैं। और विज्ञान कथाएं जो है, मैं बाद में बोलूँगा कि वहाँ पर भी ऐसा है कि जहाँ केवल जानकी तथ्यात्मक लिखते हैं, लेकिन हमारे बीच ऐसे रचनाकार हो गए हैं जो उनको इस रूप में डालते हैं कि वो न्याय हो रहा है उस फॉर्म से, यानी वो कविता बन करके या कहानी बन करके या उपन्यास बन करके सामने आ रहा है, नाटक बन के सामने आ रहा है, ना कि कविता कहानी या उपन्यास में जानकारी दी जा रही है। वो जानकारी इस ढंग से दी जा रही है। और तो बहुत सारी बातें हैं मित्रों, मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है कि आज जो है इतने सारे विद्वान यहाँ बैठे हैं। अब मुझे कहा गया है कि उसी क्रम में बुलाए जाए तो मैं साहित्य अकेडमी का पालन करने के बाध्य हूँ, है ना। और देखिए, क्रम कोई भी हो, ये सब बराबर के हैं। अगर तराजू में तोलेंगे तो कोई बड़ा नीचे होने वाला नहीं है, ये मैं जानता हूँ क्योंकि मैंने इनको पढ़ा है। तो सबसे पहले मैं ओम प्रकाश कश्यप जी से अनुरोध कर रहा हूँ कि आज की जो बाल साहित्य की वर्तमान स्थिति है, जो विषय आप जानते ही हैं, बाल साहित्य की वर्तमान स्थिति, इसके ध्यान में रख करके बोला जाएगा। स्वागत है आपका। आइए। हेलो, धन्यवाद दिलीप जी। और बाल साहित्य के बारे में आपने बहुत कुछ बता दिया है और मुझे बहुत ज़्यादा कहना नहीं है, पर मैं शुरू में ले जाता हूँ आपको पहली किताब जब की हुई है। थोड़ा पीछे 17वीं शताब्दी की बात है, जो पहली बच्चों की किताब आई थी, जो ये लिखा गया कि बच्चों के लिए अलग से लिखना जरूरी है, तो उसमें उस समय बाल साहित्य की अवधारणा का विकास तक नहीं हुआ था। जैसे हमारे यहाँ बच्चों को रामायण, महाभारत, पंचतंत्र आदि की कहानियाँ सुनाई जाती थी, वैसे ही यूरोप में बाइबल की कहानियाँ प्रचलित थी। और वह ऐसा दौर था कि धर्म को नैतिकता और सामाजिकता का एकमात्र स्रोत मान लिया गया था। उसमें निरक्षरों तरह गरीब बच्चों की शिक्षा के लिए बाइबल की कहानियों को चर्च की दीवारों पर कांच पर चित्रित कर दिया जाता था। पढ़ा लिखा तबका उन्हें बाइबल ऑफ पुअर मैन कहता था। वही कहानियाँ पाठ्यक्रम का भी हिस्सा थी। उसके बाद में जो पठन सामग्री के रूप में जो पहली बार
बचपन शिक्षा सरोकार और बाल पठन सामग्री के अंतर को पहली बार महसूस किया मोराविया के जान अमोस कॉमियस ने। उनकी पहली छवि जो थी धर्मशास्त्री की थी और 1657 में उन्होंने पुस्तक तैयार की थी। 1657 में उन्होंने पुस्तक तैयार की थी, नाम था आर्यस सेंसुलियम पिक्चर्स। इसका अर्थ था दर्शात्मक पुस्तक। वे असल में बच्चों के विश्वकोश जैसी थी। उसमें चित्रों के माध्यम से बच्चों की जरूरत के बारे में बताया गया था। उसका पहला पाठ हमारे आज के विषय को समझने में मददगार सिद्ध हो सकता है। अध्यापक सवाल करता है, आओ बच्चों समझदार बनने के लिए पढ़ो। विद्यार्थी कहता है कि समझदार बनने के लिए पढ़ना क्या होता है? अध्यापक, इसका मतलब है कि हमारे लिए जो भी आवश्यक है उसे भली भांति समझ सके, बोल सके तथा कर सके। हमारे लिए जो भी आवश्यक है, इन शब्दों से बच्चों के लेखन तथा बड़ों के लेखन के बीच एक विभाजन रेखा तैयार हुई और ये पहली बार हुआ जब बच्चों के लिए बच्चों की जरूरत को ध्यान में रखकर लिखने की प्रेरणा जगी। 1689 में जॉन लॉक ने लिखा कि बच्चे का दिमाग पूरी स्लेट जैसा होता है और उन्होंने नाम दिया टेबुला रासा। उनका तर्क था कि जन्म के समय मानव बुद्धि पूरी स्लेट जैसी होती है। मनुष्य अपने परिवेश से देखता, परखता और महसूस करता है। तो उसके बाद ये किताब है, उस पर जो कई लोगों ने किताबें लिखी और उसमें इब्न सिना ने उसी कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाया। फिर उसी पर एक किताब उपन्यास आया अरबी लेखक का, उसी पर जो जिसको हम आधुनिक बोगली इसके नाम से जानते हैं। उससे पहले एक उपन्यास उस पर आ चुका था। तो उसके बाद में अब जो फिलहाल जो हमारे यहाँ किताबें आ रही है मैं उन्हीं पर आता हूँ, जो बहुत अच्छी जो किताबें बच्चों की रचना है। मुझे नहीं लगता कि हम लोग बहुत अच्छा कामयाब हो रहे हैं बच्चों को उनकी ज़रूरत का साहित्य देने में। मैं ज़्यादा से ज़्यादा मुझे बहुत अच्छी जो चित्र लेकिन मैं दो का नाम दूंगा। जवाहरलाल की चिट्ठी जो शरद जोशी की थी और दूसरी अमीनी महात्मा शाह आलम खान की, जिसमें लोकतांत्रिक चेतना भी है बच्चों के लिए और वो देखना चाहिए। तो इसके लिए अब पर्यावरण को लेकर कई अच्छी किताबें आई हैं और लेकिन विषयों का दोहराव उनमें भी है। पर इस समय जो बहुत अच्छी जो इस विषय पर लेकर पर्यावरण पर किताब आई थी वो थी दिशा ग्रोवर की बाबू के किस्से पर। एक और किताब लिखी थी जंगले, उसमें जानवर के पात्र थे, वो थी अमित कुमार की उड़ान। ये दो किताबें मुझे ऐसी लगी कि जिससे हमारा बाल साहित्य समृद्ध होता है। बाकी तो बहुत सारा लिख रहे हैं और उनका कोई बहुत आधार भी नहीं है। परम कथाओं की बात एक जरूरी सब्जेक्ट है बच्चों को, एक लंबी बहस चली हमारे यहाँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हम बहुत अच्छा कर पा रहे हैं उसमें। एक एकलव्य प्रकाशन की पत्रिका कुछ बेहतर करती है बच्चों की कल्पनाशीलता को लेकर, लेकिन बाकी सब मुझे तो निराशा ही होती है। बहरहाल समापन पर बस इतना कहना चाहूँगा कि साहित्य का काम बच्चों को ज्ञान देना नहीं है, यह काम तो पाठ्य पुस्तकों का है। तो इसे कितनी गंभीरता से करती हैं इसका अनुमान बच्चों के बस्ते की मोटाई से लगाया जा सकता है। साहित्य काम बच्चों को में सीखने की प्रति उत्सुकता जगाना है, उनकी रचनाकुलता को बढ़ाना है। बाजार, वीडियो, ऑनलाइन गेम्स के रेलमपेल में संवेदनशीलता की रक्षा करना बाल साहित्य के लिए चुनौती है। आज बस्तियों से खेल के मैदान गायब हो चुके हैं, तो साहित्य का काम बच्चों की कल्पना को ऊर्जित करना भी है। उनकी बच्चों के प्रति साहित्यिक पुस्तकों की जो रुचि बढ़ रही है, बच्चों की रुचि बढ़ रही है, उसे इंटरनेट वीडियो गेम को दोष देना बेकार। मुझे चाहिए, मेरा कहना है कि ऐसी चुनौतियाँ तो हर जगह में रही है। वर्णनात्मक शैली में लिखाया जाना साहित्य ज़्यादा नुकसानदेह है। इससे भी साहित्य तथा पाठ्य पुस्तकों के बीच अंतर नहीं कर पाते। इसलिए बच्चों की पुस्तकों में गहन कल्पना और किस्सागोई को विस्तार देना आश्चर्य चुनौतियों के बीच बाल साहित्य के टिके रहने के लिए बहुत ज़रूरी है। और इस बीच बहुत अच्छी चीज़ें आई हैं। मुझे लगता है कि दिलीप जी बहुत और बेहतर बताएंगे, रजनीकांत बताएंगे। वीरों से आप धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। और बच्चों को सब ज्ञान नहीं देना होता, बच्चों को जो देना होता है वो आज का बाल साहित्यकार दे रहा है। लेकिन सब पता तो तभी चलेगा जब आप स्वयं किताबें खोज करके पढ़ेंगे। बहुत
देखिए आज जो है ये मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि बाल साहित्य बहुत छप रहा है, बहुत बिक रहा है। और उसको मैं इससे पहले कि रजनीकांत शुक्ल जी को बुलाऊँ कि बच्चे से पूछा गया कि बच्चे तुम क्या बनना चाहते हो, और जाहिर है कि माँ बाप ये अपेक्षा कर रहे थे कि बच्चा जो हमने सिखाया है उसको कहेगा डॉक्टर बनना चाहता हूँ, बड़ा अधिकारी बनना चाहता हूँ। बच्चे ने कहा मैं मोबाइल बनना चाहता हूँ। अब वो पूछा मोबाइल क्यों बनना चाहते हो, सब कुछ छोड़ करके। उसने कहा और क्या करूँ, मैं आता हूँ कुछ कहता हूँ तो मम्मी अपनी सहेलियों के साथ होती थी, मैं थोड़ी बात कर लूँ, उसके बाद जो है ना तेरी बात सुनूंगी। कुछ और मुझे चाहिए, जब मैंने घर तेरे लिए बार तेरे पसंद खाना बनाया जाए खा, थोड़ी देर बाद तेरे को सुनूंगी, बात करूँगी। लेकिन उसी वक्त अगर मोबाइल बच जाए तो मम्मी झट से उठा लेती है। मैं मोबाइल बच जाऊँगा तो कम से कम मम्मी मेरी तरफ इतना ध्यान तो देगी। मित्रों, आज का बच्चे को मैं हमेशा कहता हूँ कि बच्चा जो है वो मनुष्यता की सांस है। हम हर वक्त सांस लेते हैं, कौन सा समय सांस नहीं लिया तो गए। बच्चा भी सांस की तरह से है। हम सांस की महत्व तब और अधिक समझते हैं जब कोई हमारे पेट के ऊपर उंगली रख दे, पता चलता है कि हाँ सांस कितना महत्वपूर्ण है। बच्चा भी उसी प्रकार से है। बच्चे को अगर आप महत्व देना सीखेंगे तो जाहिर है उससे जुड़ी हुई हर चीज़ को आप महत्व देंगे, चाहे वो बाल साहित्य क्यों ना हो। बड़ी खुशी है कि साहित्य अकेडमी जैसी संस्था भी पिछले कुछ वर्षों से बाल साहित्य को सम्मानित कर रही है। हालांकि मैं बाद में कहना चाहता था, अभी कहना चाहता हूँ आप सबकी अनुमति से, साहित्य अकेडमी को जब मुझे पुरस्कृत किया गया था तो मैंने तब भी कहा था, अभी भी कह रहा हूँ, बाल साहित्य को भी साहित्य की श्रेणी में बराबर का हक दीजिए, जैसे बालक को हक मिलना चाहिए परिवार में पूरा पूरा। ये नहीं चलेगा कि वेस्टों के साहित्य को आप अगर धन की दृष्टि से तोड़ना चाहते हैं तो एक राशि दें और बाल साहित्य को उसके आधीन नहीं, बराबर मिलना चाहिए, क्योंकि बाल साहित्य और वेस्ट को साहित्य में कोई अंतर नहीं है। रजनीकांत शुक्ल जी, अब आपका से अनुरोध है कि आप बात करें। एक मिनट रजनीकांत, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी, अभी क्वेश्चन आंसर का बाद में होगा जी। ये फिर चर्चा चल रही ना, फिर रह जाएगा हमारा ये जो बोलने का है वो क्रम रह जाएगा। उसके बाद आपसे जरूर आप नोट कर लीजिए, हम लोग बाद में बैठ के बात करेंगे आपसे। दरअसल मुझे बोलने का मौका मिला तो मैं कुछ अलग आयाम में चर्चा करूंगा। मीठी मीठी बातें तो बाल साहित्य के बारे में, लेकिन कुछ एक आयाम अलग है बाल साहित्य के। तो अपनी चर्चा को शुरू करने से पहले मैं एक कहानी आपको सुनाना चाहूंगा। बच्चों को कहानी बहुत पसंद होती है, बल्कि कहानी क्या, वो घटना है। वो है जो आधुनिक चीन है हमारा, उसके निर्माता कहे जाने वाले माओ त्से तुंग के आत्मकथा उन्होंने लिखी अपनी। जब वो उन्होंने देश का निर्माण कर दिया तो उन्होंने अपने बचपन की एक घटना का जिक्र किया। बहुत छोटे थे वो, तो उस समय हुआ क्या कि एक बार उनकी माँ बहुत बीमार पड़ी, और इतनी बीमार पड़ी कि उनको हॉस्पिटलाइज्ड होने की नौबत आ गई। लेकिन वो जा नहीं रही थी, कह रहे मैं नहीं जाऊंगी। कारण ये था कि उन्होंने एक छोटा सा घर में सुंदर बगीचा लगा रखा था। अब वो सोचती थी मैं हॉस्पिटल में गई तो मेरे बगीचे का सत्यानाश हो जाएगा, तहस तहस हो जाएगा। लेकिन माओ जो छोटा बच्चा था उसने कहा माँ तो चिंता मत कर, मैं बगीचे का पूरा ध्यान रखूंगा और आप निश्चिंत होके जाओ। वो गए हॉस्पिटल में। वो देखने जाता था तो माँ पूछती बेटा मेरे बगीचे की देखभाल तो कर रहा है ना? माँ चिंता मत करो, मैं बहुत रोज से ज्यादा कर रहा हूं। वो 15 दिन बाद 20 दिन बाद जब वो वापस लौट के आई तो उन्होंने देखा कि बगीचा उनका मुरझाया पड़ा है, सारे फूल मुरझाए। उन्होंने अपना माथा पीट लिया
कि बेटे तूने मुझसे झूठ बोला। रोम मुझसे कहता रहा कि मैं बगीचे की देखभाल कर रहा हूँ, ये बगीचा तो सारा मुरझाया पड़ा है। तो वो रुआसा हो आया, बोला माँ मैं झूठ नहीं बोलूंगा। रोज से ज्यादा उठता था, मैं बहुत मेहनत करता था, मैंने एक एक पत्ते पे धूल नहीं जमने दी, पोंछ के रखा, इतना मेहनत की मैंने। तो माँ बड़ा दुखी थी लेकिन खुश हो गई। बच्चे के भोलेपन पे उसके चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई। बोले बेटा जब बगीचे को देखना होता है, पेड़ को देखना होता है, तो हमें सिर्फ पत्ते को नहीं देखना होता है, टहनी को नहीं देखना होता है, उसकी जड़ को देखना होता है, उसमें खाद और पानी देना होता है। तो ये कहानी ये कह रही है कि हमारे कहते हैं ना बच्चे देश का भविष्य होते हैं, कल के नागरिक हैं, इन्हीं को हमारे देश की बागडोर संभालनी है। तो हम देखें कि हम अपने देश के इस भविष्य को कितने जड़ों को खाद और पानी दे रहे हैं। इस पे थोड़ी मैं चर्चा करना चाहूंगा आप लोगों से। तो ये मैं कहता हूं कि जब हम बाल साहित्य की बात करते हैं, देश में बाल साहित्य की बात करते हैं, तो हमारे सामने सिर्फ हिंदी बाल साहित्य की बात आती है। हमें भूल जाते हैं कि हमारे देश में इतनी भारतीय भाषाएं हैं। 24 तो भाषाओं में तो साहित्य अकादमी खुद ही पुरस्कार देता है, और उसके अलावा कितनी सारी भाषाएं हैं। जब हम बच्चे की बात करते हैं तो हमारी निगाह में तस्वीर उठती है सिर्फ एक लड़के की, लड़की वहां से गायब होती है। कहानियों में भी देखेंगे तो ज्यादातर हीरो उसके लड़के ही होते हैं, लड़कियां नहीं होती है वहां। वर्ष 2011 की जो जनगणना हुई थी उसमें 0 से लेकर 18 साल के बच्चों की संख्या 47 करोड़ 2 लाख थी, जो अब बढ़कर बहुत ज्यादा हो गई क्योंकि कोरोना की वजह से 2021 में तो जनगणना हुई नहीं, तो अब 2027 में होने जा रही है। हमारा जनगणना का पंडाल यही लगा हुआ है पड़ोस में, आप लोग गए होंगे देखने। तो इतने बड़े जो जनसंख्या है हमारी बच्चों की, विशाल जनसंख्या है, कितनी 47 करोड़ 2 लाख, जो 2000 के जनगणना के हिसाब से है। उसमें हम किसी किताब की 1000-2000 प्रतियां छाप लेते हैं तो हम कहते हैं ऊंट के मुंह में जीरा तो जो है फिर भी कुछ महत्व तो रखता होगा, क्या वैल्यू है उसकी, कुछ भी नहीं। तो इतने बड़े विशाल हमारा जो बालक समूह है उसके लिए हम, और ये हिंदी की बात हम कर रहे हैं, बाकी भारतीय भाषाओं की बात तो जाने ही दीजिए। सरकारी खरीद की बाध्यता तो छोड़ ही दे, क्योंकि वो तो लाइब्रेरियों में खरीद होती है बड़ी बड़ी, तो वो अलग बात है। मजे की बात यह है कि देश की आजादी की आधी शताब्दी बीत जाने के बाद वर्ष 2010 में साहित्य अकादमी ने बाल साहित्य में पुरस्कार देना शुरू किया, बाल साहित्यकारों को पुरस्कार देना शुरू किया। चलो अच्छी बात है, लेकिन अभी दिविक जी उसका उल्लेख कर रहे थे कि पुरस्कार राशि को कम रखा है। बाल साहित्य के साहित्यकारों को पुरस्कार तो दिया जाता है, उसकी राशि कम है, तो उन्होंने इसको कमतर मान रखा है ना, तभी तो कम राशि दे रहे हैं। अभी दिविक जी इस मुद्दे को उठा रहे हैं। तो ये बात जो है दुर्भाग्य की बात। दूसरी ओर बताता हूं कि देश में आजादी के 8 दशक बीत जाने के बाद अभी भी 24 भाषाओं में उपलब्ध बाल साहित्य की समकालीन भारतीय बाल साहित्य जैसी किसी पत्रिका का मंच नहीं मिला, ना सरकारी है ना गैर सरकारी है, जिसमें सारी हमारी भारत की भाषाएं, हमारी सब भाषाएं हमारी अपनी हैं, तो उन सभी भाषाओं का बाल साहित्य एक मंच पे मिल सके ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, ना सरकारी स्तर पर ना गैर सरकारी स्तर पर। साहित्य अकादमी छापती है समकालीन भारतीय साहित्य और इंडियन लिटरेचर अंग्रेजी में, लेकिन उसमें बाल साहित्य की जगह नहीं है। मैं बार बार इस बात को उठाता रहा हूं और कहता रहा हूं कि इस तरह की ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। हालांकि ऐसा नहीं है कि बाल साहित्य पुरस्कार शुरू होने से भी पहले वर्ष 2009 में हरिकृष्ण देवसर जी के संपादन में भारतीय बाल कहानियां नाम से 4 पुस्तकों का संग्रह साहित्य अकादमी ने प्रकाशित किया, जिनमें अंग्रेजी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मणिपुरी, मराठी, मलयालम, मैथिली, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, राजस्थानी, सिंधी, तमिल, तेलुगु और उर्दू की किताब कहानियां हैं।
और उसका पाठकों ने कितनी गर्मजोशी से स्वागत किया है, ये बात आप हमें पता चली है। और आप सब भी जान सकते हैं कि हर वर्ष इनके रीप्रिंट आए हैं, पुनर्मुद्रित की गई है, यानी पाठक हैं, भारतीय भाषाओं को पढ़ने वाले पाठक हैं। तो फिर क्यों नहीं भारतीय भाषाओं की पुस्तकों के संग्रह कहानी के अलावा अन्य विधाओं में, जैसे कि बाल कविता, दिव्य जी के संपादन में निकला है बाल कविताओं का संकलन, बाल नाटक, संस्मरण, यात्रा वृत्तांत, डायरी आदि आने चाहिए। और बल्कि मैं तो कहता हूं इनके उपखंड है, जैसे साहसी कथाएं, हास्य कथाएं, जासूसी कथाएं, विज्ञान कथाएं, यात्रा कथाएं, कितना सारा बिखरा पड़ा है। ये सब क्यों नहीं आ रहा है? आना चाहिए ना, परंतु इनकी प्रगति धीमी है। अभी कुछ काम हो रहा है, साहित्य अकेडमी ने अभी कुछ और संकलन निकाले हैं, प्रकाश मनु जी के संपादन में काम हो रहा है, लेकिन ये हिंदी में हो रहा है, दूसरी भारतीय भाषाओं में भी होना चाहिए, ये हमारी मांग है। साहित्य अकेडमी का प्रमुख कार्य पुरस्कार प्रदान करने का है, हर साल देती है और बड़ा प्रतिष्ठा है इसकी। तो ये प्रकाशन का काम उतना नहीं कर सकती, तो इसकी जिम्मेदारी पुस्तक संस्कृति को बढ़ावा देने वाले संस्थान जो हमारा राष्ट्रीय पुस्तक न्यास है, जो दुनिया भर में मेले लगाता है हमारे पुस्तकों के, बच्चों में पठन की रुचि को बढ़ाता है, तो उसको ये जिम्मेदारी उठानी चाहिए। बहुत सारी भाषाओं में वो पुस्तकें प्रकाशित करता है। वहाँ 1993 से राष्ट्रीय बाल साहित्य केंद्र के नाम से एक बाल साहित्य संवर्धन की शाखा भी है। बाल पाठकों की पठन रुचि को बढ़ावा देने के लिए वहाँ अनेक उपयोगी कार्यक्रम संचालित होते हैं। 1996 से वहाँ पाठक मंच बुलेटिन नाम की एक द्विभाषी पत्रिका भी अंग्रेजी और हिंदी में निकलती है। तो ऐसा नहीं कि मैं ये बात आज यहाँ कह रहा हूँ, ये मांग मैं विभिन्न मंचों पर बार बार उठाता रहा हूँ कि हमें एक राष्ट्रीय बाल साहित्य अकेडमी की जरूरत है। और हमसे पहले भी लोग कहते रहे हैं, लेकिन कभी भी इस पर गंभीरता से विचार नहीं किया गया। मेरा मानना है कि इस मुद्दे को गंभीरता से राष्ट्रीय स्तर पर एक स्वायत्त शासी संस्था के रूप में बाल साहित्य अकेडमी का गठन हो और विश्व की विभिन्न भाषाओं के बाल साहित्य, विशेष करके भारतीय भाषाओं के बाल साहित्य का आपसी अनुवाद का काम युद्ध स्तर पर किया जाए। फिलहाल शुरू करने के लिए हमारे पास राष्ट्रीय बाल भवन जैसा केंद्रीय स्थान भी मौजूद है। आज जबकि तकनीक और कृत्रिम बौद्धिकता का जमाना आ गया है, एआई का जमाना आ गया है, ये कार्य कोई बहुत ज्यादा कठिन नहीं है। बड़ी संख्या में भारतीय भाषा ही नहीं, अंतरराष्ट्रीय भाषाओं के बाल साहित्य के आपसी अनुवाद बड़ी सरलता से किए जा सकते हैं। सरकारी स्तर पर नहीं तो गैर सरकारी स्तर पर ही कोई इसका बीड़ा उठा ले और समकालीन विश्व बाल साहित्य प्रिंट में ना होकर डिजिटल रूप में ही कहीं आ जाए सार्वजनिक मंच पे, तो अच्छा होगा। मगर इसके लिए हमें पहले ये तय करना होगा कि हमारी प्राथमिकताओं में क्या हमारे देश का भविष्य है, क्या हमें अपने देश की जड़ों की फिक्र है, या हम पत्तों की धूल पहुंचकर ही उन्हें चमकाते रहेंगे। चलते चलते एक बात और मैं कहना चाहता हूं यहाँ कि आज विश्व पुस्तक मेले का समापन दिवस है और साहित्य अकेडमी द्वारा आयोजित कार्यक्रमों की श्रृंखला का ये नियर अबाउट अंतिम कार्यक्रम है। और सभा का अंतिम वक्तव्य सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति का होता है, ये हम जानते हैं, यानी अध्यक्ष की कुर्सी पर विराजे व्यक्ति का होता है। कभी प्राथमिकता सूची में बाल साहित्य भी हमारे साहित्य की अध्यक्षता के आसन पर आएगा। इस उम्मीद के साथ मैं अपने वक्तव्य को यहीं पर विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत महत्वपूर्ण बातें कही, लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जो हम रेखांकित भी करते हैं। एक बहुत अच्छा निर्णय साहित्य अकेडमी का ये भी है, जो बड़ों के साहित्य के संदर्भ में था, कि अब आगे से जो बाल साहित्य से संबंधित पुस्तकें वो पुरस्कृत करेंगे या छापेंगे, उनका अन्य भारतीय भाषाओं में भी अनुवाद होगा और वो हो रहा है। खुद मेरी पुस्तक का हो रहा है, ये काम एनपीटी भी कर रहा है, लेकिन व्यवस्थित ढंग से होना चाहिए। मैं रजनीकांत जी से सहमत हूँ, क्योंकि देखिए आज जो है ना, केवल भारतीय साहित्य नहीं बल्कि वैश्विक साहित्य के रूप में बाल साहित्य सामने आ रहा है। एक ज़माना था, पहले भी आता था, लेकिन अब और ज़्यादा आ रहा है
और हम जितना उनके निकट जाएंगे पाएंगे, जो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। वैसे तो साहित्य जो होता है बुनियादी तौर पर वो जोड़ने का काम करता है, तोड़ने का नहीं करता। देखिए, मुझे कहने दीजिए, मैं क्षमा पहले मान लूँ, बहुत बार धार्मिक जो चीज़ें हैं वो भी तोड़ती हुई नजर आती है, राजनीति तोड़ती हुई नजर आती है, वर्ग यानी अमीरी गरीबी तोड़ती हुई नजर आती है, लेकिन साहित्य कभी मनुष्य और मनुष्य को तोड़ता नहीं है, मनुष्य और मनुष्य को जोड़ता है। और ये बाल साहित्य भी ये कर रहा है। बाल साहित्य का में जो बच्चा है वो सबका है, पूरी दुनिया का है, मनुष्यता का है। और मित्रों, आज के समय में अगर मनुष्यता कहीं सबसे ज्यादा बची हुई है तो साहित्य में बची हुई है। आप पढ़ के देखिए, साहित्य जो है वो मनुष्यता को बचा के भी रखा हुआ है और उसको बेहतर करने की राह भी देता है, और बाल साहित्य भी ये काम कर रहा है। और आप देखिए, आज मुझे एक बात जो कह रहे थे, मैं सोचा था उसको और विस्तार से कहेंगे। जब भारत में जब बालक कहते हैं तो समझते हैं आप बालक कौन है? बालक केवल महानगर में एक परिवार में रहने वाला बालक नहीं, उसी परिवार में जो काम करने वाली सेविका आती है उसका बच्चा भी है, वहीं झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले बच्चे भी हैं, दूर पर्वतों में रहने वाले बच्चे भी हैं, आदिवासी इलाकों में रहने वाले बच्चे हैं। विनोद कुमार शुक्ल जी का भी देहांत हुआ है, उन्होंने 2 ही उपन्यास लिखे, कुछ कविताएं भी लिखी हैं, लेकिन अपने आदिवासी समाज को ध्यान में रख करके लिखी हैं। आज और भी ये बहुत बड़ी बात है कि आज बाल साहित्य में स्थानिकता आ रही है। जो जहाँ पर है, जो उनके दायरे में जो बच्चे हैं, उन बच्चों को वो लेकर के लिखा जा रहा है, और ये बहुत बड़ी बात है। कि आगे बात मैं और करूँगा, लेकिन इससे पहले मैं अनुरोध कर रहा हूँ ऋषिनाथ जी से कि वो अपनी बात कहें। आपका स्वागत है ऋषिनाथ जी। सभी को मेरा नमस्कार। बड़ी खुशी है कि इस मेले में इतनी गंभीरता से इस विषय को सुनने के लिए आप सब उपस्थित हैं। ये दर्शाता है कि बाल साहित्य को लेकर के आप सभी गंभीर हैं और गंभीरता से इस चर्चा का हिस्सा बन रहे हैं। और मेरा सौभाग्य है कि इतने वरिष्ठ साहित्यकारों के बीच में आज मुझे अपनी बात रखने का अवसर मिला है। बहुत सी बातें जो है दिव्य रमेश जी ने पहले ही बता दी है, लेकिन कुछ बिंदु जिन पर मैं चर्चा करना चाहूँगा कि देखिए, मुझे को ये लगता है कि बाल साहित्य केवल मनोरंजन का साधन नहीं है। सबसे पहले तो हमें ये जानना होगा, ये सबसे बड़ा हथियार है अपने समाज में बच्चों को संवेदनशील बनाने के लिए। अगर जितना हमारा रुचिकर साहित्य होगा, बाल साहित्य होगा, उतने संवेदनशील समाज की रचना हम लोग कर पाएंगे। और जैसे कि रजनीकांत जी ने बताया कि इसमें यात्रा वृत्तांत भी शामिल होने चाहिए, बिल्कुल शामिल होने चाहिए। मैं एक स्वयं को एक यात्री मानता हूँ, क्योंकि मुझे बहुत भारत घूमने का अवसर मिला है। मैं भारत के सभी 36 राज्य घूम चुका हूँ और वैश्विक तौर पर सभी 7 कॉन्टिनेंट की यात्राएं मैं कर चुका हूँ। और जब भी मैं किसी के साथ यात्रा करता हूँ या किसी के साथ यंगस्टर्स के साथ यात्राएं करता हूँ, तो मैं उनको हमेशा एक बात बोलता हूँ कि ये यात्रा करने के बाद आप घर जाएं और इस यात्रा को आप कहीं डायरी में लिखें, किस तरह से आपकी ये यात्रा रही, आपने क्या सीखा। और बच्चों को भी बहुत प्रेरित करता हूँ। मेरे साथ भी कभी बच्चे जब जाते हैं, बचपन से मेरे साथ जब मेरे बच्चे छोटे थे, तो मैं उनको बोलता था कि आप अपना यात्रा वृत्तांत लिखिए। आज जब वो बड़े हो गए, 21 साल 23 साल के हो गए, वो जब बचपन की अपनी डायरी उठाते हैं और वो जब पढ़ते हैं कि पापा हम हरिद्वार गए थे या हम रामेश्वरम गए थे, तो इससे न केवल उनकी पुरानी यादें ताज़ा होती है, बल्कि एक हमारी संस्कृति के बारे में भी उनको बहुत अच्छे से जानने का अवसर मिलता है। और एक विधा जो मैं बहुत समय से मतलब कि उसको मैं मिस कर रहा था अपने लेखन में, क्योंकि मेरी जो लेखन की शुरुआत हुई एक यायावर के तौर पर हुई, और जो मैंने अभी तक लिखा था 2019 से पहले तक सभी कुछ मैंने यात्रा वृत्तांत ही लिखे थे।
लेकिन 2019 में एक ऐसी घटना घटी जिसने मुझे राष्ट्रवादी बाल साहित्य की तरफ मोड़ दिया, और वो घटना थी कि आप सभी को याद होगा कि 1919 में जलियांवाला बाग का कांड हुआ था, जो हमारे स्वतंत्रता आंदोलन का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट जिसको बोला जाता है। तो 2019 जब आया तो जलियांवाला बाग के 100 वर्ष पूरे हो रहे थे और जगह जगह पंजाब में कार्यक्रम चल रहे थे। तो मुझे लगा कि हम उत्तर भारत में और हिंदी भाषी राज्यों के लिए क्या कर सकते हैं, बच्चों के लिए ऐसा क्या करें कि बच्चों की स्मृति में जलियांवाला बाग के बारे में जो घटनाएं हुई, क्योंकि मेरा ये मानना है कि हमारा समाज ऐसा होना चाहिए कि जो दर्द हमारे बुजुर्गों ने सहे, हमारी पहली वाली पीढ़ियों ने सहे, वो हमें हमेशा याद रखने चाहिए। इजराइल आज इतना तरक्की कर रहा है, देश वो इसलिए कर पा रहा है क्योंकि वो अपने बच्चों को जाकर के होलोकॉस्ट के वो दर्द दिखाते हैं कि देखिए क्या यहाँ पर आपके दादा को काटा गया था, यहाँ और आपकी दादी को काटा गया था। और हमारे यहाँ क्या होता है कि हम बहुत जल्दी विस्मृत कर देते हैं चीज़ों को। जब हमारे यहाँ विभाजन हुआ तो 10 लाख लोग मारे गए, लेकिन आप में से कितने लोगों को याद होगा कि आपके दादा दादी या आपके माता पिता ने उस पीड़ा को किस प्रकार से सहा होगा और किन किन पीड़ाओं से निकल करके, किस दर्द से निकल कर रहा हो। अधिकांश लोग हम भूल चुके हैं। तो मुझे लगता है कि वो जो संघर्ष हमारे बुजुर्गों ने सहा, हमारे क्रांतिकारियों ने सहा, हमारे अमर बलिदानियों ने सहा, वो कभी भी हमारी पीढ़ी को, खास तौर पर युवा पीढ़ी को विस्मृत नहीं करना चाहिए। तो इस विधा में हमने 2019 में सबसे पहले हम अपनी कहानी लेकर के आए, सुनो बच्चों जलियांवाला बाग की कहानी, जिसमें हमने बताया कि जलियांवाला बाग हुआ क्यों था, कैसे हुआ था। और उसमें जो कहानी जो सबसे ज़्यादा मेरे को आकर्षित करती है, प्रेरित करती है, वो चरित्र है सरदार उधम सिंह जी का। आप सभी ने उनके बारे में सुना होगा, कैसे उन्होंने अपने जीवन के 21 वर्ष एक लक्ष्य को दे दिए, सिर्फ एक ही लक्ष्य को जीने में उन्होंने अपना पूरा जीवन खपा दिया। वो लक्ष्य था माइकल ऑडवायर की हत्या करने का, जो उस समय एलजी थे पंजाब के, और वही रचनाकार थे, सूत्रधार थे हमारे जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो आपको क्या लगता है कि हमें सरदार उधम सिंह जी के जीवन के बारे में नहीं पता होना चाहिए, या हमारी युवा पीढ़ी को नहीं पता होना चाहिए, हमारे बच्चों को नहीं पता होना चाहिए? तो ये प्रयास हमने किया। उसके बाद कारगिल युद्ध के बारे में जो आप सभी ने सुना होगा, कारगिल युद्ध के अमर बलिदानियों की मैं एक सीरीज लेकर के आया, और अभी 2024 में कारगिल युद्ध को सिल्वर जुबली हमारे देश ने बनाई, रजत जयंती उसकी। तो उसमें अभी एक पुस्तक का विमोचन अभी मैं करके ही आ रहा हूँ, वहीं से आ रहा हूँ। उसका नाम हमने रखा सुनो बच्चों कारगिल युद्ध की कहानी। तो उसमें बताया गया कि 1999 में वो लड़ाई लड़ी गई थी, और बहुत ही यूनिक लड़ाई थी, क्योंकि वो दुश्मन हमारा हमसे 16,000 फीट ऊपर था और हमारी सेना नीचे थी। वो ऐसी लड़ाई है जिसके बारे में हर भारतीय को पता होना चाहिए, और हर युवा को ये ज्ञान होना चाहिए कि किस तरह से हमारे वीरों ने उस ना जीत पाने वाली लड़ाई को भी एक विजय में परिवर्तित किया। तो उसका अभी हमने एक साहित्य में लेकर के आया। मुझे लगता है कि ये जो राष्ट्रवादी विधा है साहित्य, बाल साहित्य में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी है, जिसको शुरुआत करने का सिलसिला हमने शुरू किया है। और जैसे कि रजनीकांत शुक्ल जी ने और भी विधाएं यहाँ पर गिनवाई है, तो वो भी विधाएं आनी चाहिए, क्योंकि सर्वांगीण विकास जो है आज के युवाओं का, आज के बालकों का, आज की बालिकाओं का, क्योंकि हमें ये नहीं भूलना चाहिए ये वही बच्चे हैं जो 2047 में जब भारत विश्व गुरु बनेगा, तो ये इसका जो प्रतिनिधित्व यही बच्चे कर रहे हैं। तो ये हम सबकी जिम्मेदारी है। हर मंच से हर माता को यही बोलता हूँ कि अपने बच्चों को आप कहानी जरूर सुनाएं, रात को सोते समय, दिन में, कभी भी, और रात को पुस्तक पढ़ने के लिए दें। क्योंकि अगर महाराणा प्रताप को या महाराज शिवाजी महाराज को उनकी माता ने कहानियां ना सुनाई होती वीरता की, तो आज उनका वो चरित्र ना होता और यहाँ बैठकर हम उनका गुणगान ना कर रहे होते। तो ये सब संभव हुआ एक कहानी सुनाने से। तो कहानी की बहुत बड़ी शक्ति है। बाल साहित्य में हम जितनी वीरता की कहानियां सुनाएंगे, और भी रचनात्मक कहानियां भी सुनाइए, लेकिन वीरता की कहानियां अवश्य सुनाइए। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत महत्वपूर्ण बातें कही गई। मित्रों, हम जानते हैं अज्ञे जी का नाम सुना होगा, बहुत बड़े साहित्यकार थे। दुख की जब बात आई तो उन्होंने कहा दुख सबको मांझता है। अगर दुख सहने के बाद आप दुख ही देना चाहें किसी को, तो फिर आपने दुख को भी नहीं समझा। संवेदनशीलता ये सिखाती है कि अगर मुझे दुख मिला और मैं इतना दुखी हुआ,
तो मैं जिसको दुख वो भी तो उतना ही दुखी होगा। इसलिए दुख का जवाब दुख नहीं होता। दूसरे शब्दों में कहूं, साहित्य कभी भी साहित्य प्रतिरोध करता है, चाहे सत्ता हो चाहे कोई हो, प्रतिरोध करता है। साहित्य कभी प्रतिशोध नहीं करता। आज बहुत विमर्श मिलते हैं साहित्य, बड़ों के साहित्य में हिस्ट्री विमर्श वगैरह वगैरह सहा है, लेकिन जहां आप प्रतिशोध की भावना ले आएंगे वहां पर आप पूरी मनुष्यता का बेड़ा गर्क कर देंगे। मनुष्यता को, जब पूरी पृथ्वी एक है, पूरे मनुष्य एक हैं, तो फिर मनुष्यता के प्रति प्रतिरोध तो हो सकता है, गलत प्रतिशोध नहीं। इसलिए मैंने कहा साहित्य जो है वो जोड़ता है। कोई भी चीज़ आप आज का उत्कृष्ट बात साहित्य वही ला रहा है, बच्चे के मन में यही दे रहा है कि देखो बच्चे जो गलत है उसका प्रतिरोध, और बच्चे को आवाज़ दे रहा है। आज की बात साहित्य में पढ़ेंगे कि अगर पिता लाल बत्ती पर गाड़ी चला देगा, ऐसी कहानियां मिलेंगी आपको, तो आज बच्चा कहता है कि पापा आप गलत कर रहे हैं। ये जो बालक को कहने की जो आज़ादी दी है वो बहुत बड़ी नैतिकता भी है, वो बहुत बड़ा एक तरह से राष्ट्रवाद भी है कि जो चीज़ नहीं होनी चाहिए उसको बड़े भी क्यों करें और बच्चे क्यों सहें। आपको मैं एक छोटी सी करके मैं सूर्यनाथ जी के पास आऊँगा। आप ये देखिए, ये तो आज की बात है, और आज तो दंड को, स्कूलों में भी दंडे को स्वीकार नहीं किया जाता, नहीं कहते ना। आप जरा बालकृष्ण भट्ट की एक लघु कथा सुनिए, सिर्फ 50 शब्दों की है सूर्यनाथ जी। एक स्कूल, बालकृष्ण भट्ट का नाम आपने सुना होगा, आधुनिक काल के बहुत बड़े निबंधकार, और वो तो वो समय था जब देश आजाद नहीं था, स्वतंत्रता के लिए कभी तक बहुत बड़े निबंधकार। एक स्कूल मास्टर हाथ में बैट लिए लड़कों को पढ़ा रहे थे। बैट सीधा करके बोले, हमारे बैट के कोने के रूबरू एक गधा बैठा है। हम घर में बार बार बच्चों को गधा कहते हैं, मैं उसका बिल्कुल पक्षधर नहीं हूँ, गधा उल्लू। आप सोवियत रूस का बाल साहित्य पढ़िए, वहाँ गधे उल्लू वगैरह में एक तरफ हम उल्लू को लक्ष्मी जी का वाहन मानते हैं और दूसरी तरफ उसको बुराई की तरह से यूज कर रहे होते हैं, विडम्बना है। खैर, बैठ सिखाकर बोले, हमारे बैठ के कोने में रूबरू एक गधा बैठा है। वह लड़का जो बैठ के रूबरू बैठा हुआ था बड़ा ढीठ था, फौरन कह उठा, मास्टर साहब बैठ के तो 2 कोने होते हैं, आप किस कोने का जिक्र कर रहे हैं। ये बात बढ़ती है। अब इसमें अगर आप ये पुराने जमाने के वो कहेंगे, अरे बच्चे से ये कहलवा दिया, विद्यार्थी से कहलवा दिया, क्यों ना कहलवाया जाए भाई, जिससे आप गलत हो रहा है। आप मुझे गधा कह रहे, मैं चुपचाप सुन लूँ, क्यों? ये कौन सी नैतिकता है। तो आज जो है शेरजंगभट्ट की कविता है कि जो बड़ा काम की चीज होती है उसको गधा कहते हैं, वो बोझा ढोता रहे, आप उसको गधा कह रहे। तो ऐसा बाल साहित्य आज हमारे बीच उपलब्ध है। मित्रों, आज के सूर्यनाथ जी को बुलाओ से पहले भूमिका ये बनाना चाहूँगा। सूर्यनाथ जी के पास वैज्ञानिक दृष्टि से लिखा हुआ साहित्य बहुत है। वैसे आज वैज्ञानिक दृष्टि से ही लिखा जा रहा है, वैज्ञानिक कथाएं और वैज्ञानिक दृष्टिकोण। आज पूरा बाल साहित्य वैज्ञानिक दृष्टिकोण से लिखा जा रहा है। आज कल्पना जो है वो पेपर की नहीं होती है, उसकी शैली ऐसी होती है कि विश्वसनीय है। यानी बच्चा सोचे हाँ ऐसा हो सकता है, हो सकता था, ये नहीं कि आप किसी से कुछ भी करवा दें। तो इस तरह साहित्य लिखा जा रहा है, और विज्ञान किस तरह से रचनात्मक हो सकता है, इसकी मैं एक छोटी सी झलक दे करके अपनी बात मैं अनुरोध करूँगा। जैसे बहुत अच्छे है तो पेशेंट डॉक्टर, उनकी कविता है, आजकल कंप्यूटर वगैरह सब आ गए हैं ना कविताओं में। और देखिए रचनात्मकता कैसे बनती है उसका उदाहरण देखिए। गुल्लू का कंप्यूटर, प्रदीप शुक्ल की कविता छोटी सी। गुल्लू का कंप्यूटर आया, पूरा गांव देख मुस्काया, दादी के चेहरे पर लाली, ले आई पूजा की थाली। गुल्लू सबको बता रहा है, लाइट कनेक्शन सता रहा है। ये रचना बड़ों के लिए भी है, बच्चों के लिए। बच्चा उस तरह से देखिए, मनोरंजन और समझ ये अलग अलग चीज़ नहीं है। बच्चा इसको मनोरंजन की तरह से पढ़ रहा है, और बड़ा जो है ना समझ रहा है कि हाँ
अभी भी ऐसे जगह इस देश में जहाँ लाइट का कनेक्शन सताता है। दादी के चेहरे पर लाली ले आई पूजा की थाली, ये संस्कृति भी आ रही है, ये हम बड़े जानते हैं। बच्चा तो ये देखेगा दादी। माउस उठाकर छुटकू भागा, अभी अभी था नींद से जागा, अंकल ने सब तार लगाए, गुल्लू को कुछ समझ ना आए, कंप्यूटर हो गया चालू ना, स्क्रीन छुओ मत चालू, कक्का कहे चबाकर लैया नहीं, छुओ मत चालू, जिसे खोजना हो अब तुमको गूगल में डालो तुम उसको, कक्का कहे चबाकर लैया मेरी भैंस खोज दो भैया। बड़े जोर से लगा ठहाका, किसी आए से इसमें गूगल भी आ गया, कंप्यूटर भी आ गया, मनोरंजन भी आ गया, लेकिन साथ साथ वो समझ भी आ गई। ये रचनात्मकता की अपेक्षा आज का बाल साहित्य करता है। जानकारी पूर्ण भी हो सकता था कि ये कंप्यूटर है, ये है, इसमें ऐसे खोजो, इससे ये चीज़ें आती है वगैरह, इससे माउस होता है वगैरह। ये तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आज जो है, लेकिन उत्कृष्ट बाल साहित्य को आपको खोजना होगा। वो मैं बाद में कहूँगा जब सूर्यनाथ जी अपनी बात रखने की। सूर्यनाथ जी आपका स्वागत है, अपनी बात भाई। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों और मंच पर उपस्थित विद्वज्जन। वैसे कानूनन मुझे बोलने का हक तो नहीं है, क्योंकि 5:45 तक का ही समय दर्ज है और उसके पार में जाके बोल रहा हूँ, लेकिन अंत में बोलने का फायदा ये होता है कि बहुत सारी बातें लोग पहले बोल चुके होते हैं और आपको बहुत कम समय में बहुत सारी बातें कह देनी होती हैं। तो मैं थोड़ी सी बात, जो विषय है बाल साहित्य की वर्तमान स्थिति। देखिए, बाल साहित्य की जो इस समय की स्थिति है काफ़ी समृद्ध है और बहुत गौरवपूर्ण समय है हमारे लिए, क्योंकि अनेक तरह की विधाओं में सबसे बड़ी बात तो ये हमें गर्व करने की है कि बाल साहित्य अब एक स्वतंत्र धारा है। नहीं तो पहले बाल साहित्य और जो अभी फर्क बताए जा रहे थे कि बाल साहित्य और बड़ों का साहित्य, ऐसा कुछ नहीं था। आप लोगों में से ज़्यादातर लोगों को पता है कि जब रामचंद्र शुक्ल आधुनिक कहानी छांटने बैठे, आज हिंदी साहित्य का इतिहास लिख रहे थे और आधुनिक कहानी का जब वो छांटना शुरू किया तो उसमें जो पहली कहानी उन्होंने छांटी थी वो थी केशव प्रसाद सिंह की कहानी चंद्रलोक की यात्रा। सन 1900 की बात है जब लिखी गई थी, लेकिन और वो वैज्ञानिक कहानी थी, लेकिन उस कहानी को इस आधार पर छांट दिया गया, आधुनिक कहानी नहीं माना गया, क्योंकि वही कहानी, उसी पृष्ठभूमि की कहानी, उसी विषय वस्तु की कहानी अंग्रेजी में लिखी हुई थी, तो इसलिए उस कहानी को स्वीकार नहीं किया गया। तो इस तरह से बड़े और छोटों का कोई बहुत भेद करके आप कई नाम ले सकते हैं। सुदर्शन की कहानी जो है हार की जीत, कोई बच्चों के लिए टारगेट करके नहीं लिखी, लक्ष्य बना के नहीं लिखी गई थी। प्रेमचंद की कई कहानियाँ जो बच्चों को पढ़ाई जाती है और बच्चे खूब पढ़ते हैं, ईदगाह वगैरह, पंच परमेश्वर, ये सब कहानियाँ कोई बच्चों को टारगेट करके नहीं लिखी गई थी, या ये कह के नहीं लिखी गई थी कि ये बच्चों के लिए लिखी जा रही है। अब कम से कम ये तो है कि बाल साहित्य की एक धारा है, एक पुरस्कार है, एक एकेडमी भी है कई जगह, और बाल साहित्य के रूप में प्रतिष्ठित रचनाकार है, उसके लिए अलग अलग प्रकाशक हैं। ये कम हमारे लिए इस समय खुशी की बात नहीं है। और इतना ही नहीं, बाल साहित्य के नाम पर जितने भी माध्यम हैं, केवल प्रिंट नहीं, डिजिटल, इलेक्ट्रॉनिक, सभी तरह के माध्यमों पर बाल साहित्य उपलब्ध है। और नए तरह से आप देखिए, एक तो क्या है कि बड़े के लिए जो वयस्क साहित्य कहा जा रहा है, वयस्क साहित्य को लिखना बड़ा आसान है। आसान इसलिए है कि उसमें आपको ये वर्गीकरण करके नहीं देखना होता है कि ये दादाजी के लिख रहे हैं, दादी जी के लिख रहे हैं, ये 25 साल के बच्चे के युवा के लिए लिख रहे हैं। लेकिन बाल साहित्य में ये है, कैटेगराइजेशन है। वहाँ का जो साहित्य है वो उस बच्चे के लिए भी है जो अभी, जिसको अक्षर ज्ञान नहीं है, जो पढ़ नहीं सकता,
उसके लिए भी साहित्य है। जो शिशु गीत है सारे, वो बच्चा पढ़ता थोड़े है, लेकिन वो बाल साहित्य है। शिशु गीत खूब बढ़िया ढंग से लिखे जा रहे हैं, और बच्चा थोड़ा सा जब रंगों से या दूसरी चीज़ों से तो पिक्टोरियल बुक्स बड़ी मात्रा में, फिर छोटे छोटे शब्दों की, तो इतनी कैटेगरी है, इतनी श्रेणियां बन गई हैं। फिर आयु वर्ग के हिसाब से कि किशोरों के लिए क्या साहित्य हो। फिर आप देखें कि एनबीटी की जो किताबें छपती हैं वो आयु वर्ग के हिसाब से उनका वर्गीकरण करके छापा जाता है। जो विज्ञान कथाएं हैं उनको आमतौर पर ये मान कर लिखा जाता है कि जो बच्चा 9वीं 10वीं तक पहुंच गया है या उससे पार हो गया है वही समझ पाएगा, वो उसकी टर्मिनोलॉजी बाकी लोग नहीं। तो इस तरह से वर्गीकरण के, तो इतनी सारी विविधता है। तो कुल मिला के मैं ये कहूँगा कि बाल साहित्य की वर्तमान स्थिति बहुत अच्छी है, और तरह तरह का साहित्य लिखा जा रहा है। बहुत सारी शिकायतें भी हैं, बहुत तरह की चिंताएं हैं उसकी विषय वस्तु को लेके, उसमें बहुत सारी चीज़ों को लेकर आपत्तियां रहती हैं, चर्चाएं होती रहती हैं, बहसें होती रहती हैं। खैर उन सब में जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर हम देखें तो देखिए अभी भी बातचीत चल रही थी बाल साहित्य क्या होना चाहिए, बाल साहित्य क्या होना चाहिए, क्या लिखा जाना चाहिए उसमें, और किस चीज़ को, किस तरह की विषय वस्तु को हम बाल साहित्य के अंतर्गत लेंगे। ये विषय इतना ये हो गया कि आज तक इतना मंथन होने के बावजूद मुझे आश्चर्य होता है कि उस पर बात क्यों नहीं क्लियर हो पाई लिखने वालों को। मुख्य तौर पर जो मैं देखता हूँ कि बाल साहित्य में जो लोग लिखते हैं वो उनके सामने एक लक्ष्य लेकर के चलते हैं। बच्चे के सामने कुछ तो शिक्षाप्रद कहानियाँ लिखी जाती हैं कि बच्चे को शिक्षित करना, शिक्षा देना है। पाठ्य पुस्तकों में भी इसी आधार पर कहानियों का, तमाम पाठ्य पुस्तक देखिए, एक तो मेरी शिक्षा व्यवस्था और बाल साहित्य को लेकर बड़ी आपत्ति रहती है। इस पर कभी हम लंबी चर्चा करेंगे, करनी चाहिए, होनी चाहिए कि जो पूरी शिक्षा व्यवस्था है और बच्चे को जो आप पढ़ा रहे हैं उसमें जो चीज़ों सामग्री का चयन कर रहे हैं, किस आधार पर कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। आप वहीं से, जहाँ पर से साहित्य की बुनियाद पढ़नी चाहिए, वहीं से गड़बड़ियाँ शुरू होती हैं, और एक टारगेट ये हो जाता है शिक्षाप्रद कहानियाँ। क्यों भाई शिक्षाप्रद? उसको क्या शिक्षा देने की, वो क्या टीवी नहीं देख रहा है? टीवी पर जो चीज़ें आ रही हैं उसको क्या शिक्षा देने के मकसद से हो रही है? और वो कोई बंटवारा करके तो नहीं देख रहा है बच्चा। जो फिल्म मैं देख रहा हूँ वो हमारा छोटा बच्चा भी देख रहा है जो 5 साल का है, और कई बार आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि छोटा 5 साल का बच्चा भी कह सकता है कि फला ने एक्टिंग अच्छी की, फला दृश्य बहुत अच्छा था, फला संवाद अच्छा था, बल्कि संवाद रट जाते हैं और बच्चे बड़े धड़ल्ले से संवाद बोलते हैं फिल्मों के। क्या फिल्मों में इस तरह का कैटेगराइज क्या चीज़ है जो बच्चों को, जो बड़े देख रहे हैं वो बच्चों को भी क्या आकर्षित कर रहा है? तो बाल साहित्य में दूसरी इसलिए मनोरंजन प्रधान साहित्य भी लिखा जाता है, एक संवेदना और उसकी कल्पना शक्ति को जगाने के मकसद से भी इस तरह से कुछ कैटेगराइज करके लिखा जा रहा है। लेकिन बच्चे के लिए और बच्चे का और बच्चा बनकर और बच्चे के भीतर घुसकर ये सब जो फार्मूले बनाए जाते हैं वो मुझे नहीं समझ में। अरे आप खेलिए ना, जो साहित्य है उससे आप खुद खेलिए, बच्चा खेलने लगेगा। गुलजार को मुझे नहीं लगता कि कितने लोगों ने गुलजार का बाल साहित्य पढ़ा है। आप गुलजार जैसी कविताएं देखिए ना, गुलजार क्या बच्चा बन के लिखते हैं। गुलजार का मैं बहुत प्रशंसक हूँ, बच्चा बन के नहीं लिखते। और ऐसे खेल को खेल रहे हैं, शब्दों से खेल रहे हैं, भाषा से खेल रहे हैं, और वो बच्चे को पसंद आ रही। तो खैर कुल मिलाकर ये है कि हमारा वर्तमान जो बाल साहित्य की स्थिति है, हर भाषा की बात मैं कर रहा हूँ सिर्फ इसलिए कि हमारे पास बहुत तरह के उपकरण आ गए, बहुत तरह के संसाधन आ गए। तो आज बाल साहित्य का प्रतिष्ठा बहुत ही बढ़िया है। बाल साहित्य का इतिहास भी लिखा जा चुका है और बहुत पत्रिकाएं हैं, बहुत प्रकाशकों के आपने देखा होगा, बहुत छप रही है। बस ये है कि उसको खरीदा जाए। एक पक्ष जो बहुत कमजोर है वो भी अब हो जाएगा, अच्छा हुआ है। उसमें से उत्कृष्ट साहित्य जो है उसकी पहचान करके आगे, और हमेशा ये बहस बनी रहेगी। रचनाकार अपनी रचना लिखता रहेगा और आप लोग उसकी परख करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।
एक बार तालियां हो जाए एक बहुत अच्छी बातचीत और बहस के लिए। मैं साहित्य अकादमी की तरफ से आदरणीय रविंद्र रमेश जी, रजनीकांत शुक्ल जी, ओम प्रकाश कश्यप जी और ऋषिनाथ जी तथा सोमनाथ सिंह जी को बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत धन्यवाद। वेट करेंगे सर।